राम ने शंभू की गर्दन क्यों काटी, वो हम राम की आलोचना थोड़ी कर रहे हैं, हम वाल्मीकि की आलोचना कर रहे हैं। लिखा तो वाल्मीकि ने है नहीं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तो राम की विरोधी है। तो मैंने कहा राम की विरोधी हम कैसे हो जाएंगे? राम के सच्चे अनुयायी हमें, राम को ठीक से समझते ही हमें। राम दुनिया के पहले समाजवादी थे। जो समाजवाद का जो विचार है, जो समाजवाद का मिशन है, वही तो राम ने किया। तो राम की जो वानर सेना थी वही अखिलेश यादव को पीडीए है, और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही राम के सच्चे अनुयायी हैं। ये तो बीजेपी वाले तो मुंह में राम बगल में छुरी वाले हैं। राम नाम जपना पराया माल अपना। ये जो है, इन्होंने राम मंदिर के नाम पर घोटाले किए, राम मंदिर की ज़मीन में घोटाले किए, राम पथ बनाने में घोटाले किए, इन्होंने काशी में जो कॉरिडोर बनाया उसमें घोटाले किए। एक तरफ तो नमाज पढ़ते हुए आदमी को पुलिस का आदमी लात मारता है, दूसरी तरफ कांवड़ लाने वालों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाए जाते हैं। ये भेदभाव राम थोड़ी करते थे। जो ऐसा भेदभाव करते हों वो तो राम के अनुयायी हो ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी को दुखी उस दिन इससे ज़्यादा होना चाहिए था जिस दिन उनके एक प्रवक्ता ने ऑन एयर चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता को माँ की गाली दी। आज केवल अपनी माँ को ही माँ मानते हैं, ऐसा संदेश जा रहा है। इस तरह के जो नाटक जो है, नाटक ही कहूँगा मैं, अक्सर हमारे प्रधानमंत्री करते रहते हैं। बाकी प्रधानमंत्री खुद सोनिया गांधी के लिए उन्होंने क्या बोला था, ममता बनर्जी जी के लिए क्या बोला था। चैनलों में ये जो तथाकथित एंकर नाम के प्राणी आए हैं, इन्होंने पत्रकारिता का स्तर और भाषा का स्तर बहुत गिरा दिया। ये भाषा का प्रदूषण तो फैलाते ही फैलाते हैं, विचार का प्रदूषण भी फैलाते हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की, कि इनके यहाँ इनका बौद्धिक स्तर बहुत लो होता है। या तो ये महाकाव्यों को इतिहास बताते हैं या महाकाव्यों को धर्म ग्रंथ बताते हैं। कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज़्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। और हमने कितने नाम कितने रूप उसको दे दिए, एक ही अल्लाह या भगवान है दोनों तरफ। ये हिंदू राष्ट्र केवल एक जुमला है। मैंने सबसे समझदार और सबसे प्रबुद्ध और सबसे शिक्षित प्रवक्ता बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी हैं। मैंने सुधांशु त्रिवेदी से 2-3 बार पूछा है चलते शो में ऑन एयर। मैंने कहा मुझे बता दो हिंदू राष्ट्र की आपकी परिभाषा क्या है, किस तरह का राष्ट्र बनाओगे आप हिंदू राष्ट्र? बता ही नहीं पाते, क्योंकि उनका कोई ऐसा विजन है ही नहीं। जी हाँ, देख सकते हैं अब दिल्ली एनसीआर में बारिश लगातार हो रही है, लेकिन आज स्वतंत्र में कहानी बारिश की नहीं, दिल्ली की बाढ़ की नहीं, ब्लॉकेज की नहीं, सड़कों की नहीं, तो फिर किसकी? आइए चलते हैं, हमारे सहयोगी विक्रांत यादव एक शख्सियत के साथ बैठे हैं। तो क्यों भाई इतनी बरसात में स्वतंत्र की टीम को यहाँ पर लाया गया, इसको जानते हैं और जानते हैं कि आज वो किससे हमारी आप लोगों की मुलाकात करा सकते हैं। विक्रांत, ऐसी क्या जरूरत थी कि भाई इतनी बरसात हो रही है और इतनी दूर चलकर ऐसी किस शख्सियत से आप मिलवाना चाह रहे हैं? हैदर साहब, इस समय भाषा की शुचिता को लेकर बहुत बातचीत की जा रही है और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बहुत आहत हैं कि उनकी माताजी को लेकर के अपशब्द कहे गए। तो ये राजनीति में जिस तरीके की शुचिता की मांग सब करते रहे थे, आज हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं। अपने तर्कों के आधार पर कई आप बीजेपी प्रवक्ताओं को शांत कराते हुए देखा होगा, लेकिन कभी भी भाषा असंयमित नहीं हुई। तो आज सोचा कि भाटी जी से मुलाकात की जाए। रास्ते में बारिश बहुत तेज होनी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी हम यहाँ तक पहुंचे। ग्रेटर नोएडा में इस समय हम लोग हैं भाटी जी के घर पर ही। भाटी जी, अब तो लगता है राजनीति में जो भाषा की शुचिता है सब मान लेंगे। प्रधानमंत्री जी दुखी हैं क्योंकि गाली दी गई थी उनके माताजी को। पूरा देश उस मामले में वैसे दुखी है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब भाजपा के प्रवक्ता भी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते थे वो सब बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी को दुखी उस दिन इससे ज़्यादा होना चाहिए था जिस दिन उनके एक प्रवक्ता ने ऑन एयर चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता को माँ की गाली दी, ऑन एयर कैमरे पर। मैं तो बहुत स्तब्ध था सुन के, और सबको ही खराब लगा होगा और सबको ही ये आश्चर्य हुआ होगा कि इस स्तर का आदमी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है पार्टी, और जो सत्ता में है, क्योंकि जो पावर में होते हैं उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको देख के दूसरे लोग सीखते हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता ने जब बहुत ही खराब शब्द प्रयोग करे थे जिन्हें मैं दोहरा भी नहीं सकता, अगर प्रधानमंत्री जी उस दिन एक वाक्य बोल देते कि नहीं ये भाषा की मर्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, माएँ सबकी एक जैसी होती हैं, सबकी माँओं का सम्मान होना चाहिए, तो उनकी विशाल हृदयता होती और उनका कुछ बड़प्पन होता।
आज केवल अपनी माँ को ही माँ मानते हैं, ऐसा संदेश जा रहा है कि केवल अपनी माँ के, वो भी किसी ने कहा है कि नहीं कहा है, और किसने कहा है, कांग्रेस ने तो खंडन कर दिया कि हमारे तो किसी नेता ने कहा नहीं है, किसी जिम्मेदार आदमी ने कहा नहीं है। अब किसी ने कहा भी है, नहीं कहा है, ये इस तरह का इस तरह के नाटक जो है, नाटक ही कहूँगा मैं, अक्सर हमारे प्रधानमंत्री करते रहते हैं कि एक बार किसी ने कह दिया था कि बहुत नीच आदमी है, तो बार बार ये दोहराया था कि मेरी जाति को नीच बताया है, मेरी जाति को नीच बताया है, मेरी जाति को गाली दी है। इस तरह के करते रहते हैं, तो इससे तो काम चलता नहीं। बाकी प्रधानमंत्री खुद सोनिया गांधी के लिए उन्होंने क्या बोला था, ममता बनर्जी जी के लिए क्या बोला था, बाकी नेताओं के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सम्मान तो सबका करना चाहिए। और जो आपने जो शुरू में विक्रांत जी सवाल उठाया कि भाषा का स्तर गिरा है, ये सचमुच एक चिंता की बात है जी। और ज़्यादा चिंता की बात ये है, इसलिए भी है कि ये मीडिया की तरफ से गिरा है। मीडिया में जो चैनलों में ये जो तथाकथित एंकर नाम के प्राणी आए हैं, इन्होंने पत्रकारिता का स्तर और भाषा का स्तर बहुत गिरा दिया। इनमें 10 या 15%, 20% तो गंभीर लोग हैं जो अध्ययनशील प्रवृत्ति के हैं, जिनके पास नॉलेज भी है, जिनके पास समझ भी है। लेकिन ज़्यादातर तो ऐसे हैं, क्योंकि हमारा आप तो उन्हें बहुत नज़दीक से देखते हैं और मैं तो बहुत ऑब्जर्व करता हूँ इस बात को। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो एंकर, वो केवल एक्टर हैं, उन्हें पत्रकार नहीं कह सकते किसी भी दृष्टिकोण से। वो जो है वो करके मेकअप करके आते हैं स्टूडियो में, और जो टीवी पे चल रहा होता है वो पढ़ देते हैं, और अगर थोड़ा सा सवाल में उन्हें उलझा दो तो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाते। तो ये एक समस्या है, और इसकी हमको सबको चिंता होनी चाहिए, दलगत राजनीति से उठ के। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि 2017 में जब बीजेपी की सरकार बन गई थी, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए थे, उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव हुए और हमारा समाजवादी छात्र सभा का कैंडिडेट जीता था। तो उसके स्वागत के लिए हमारे पार्टी ऑफिस पर लखनऊ में कार्यक्रम था जी। तो छात्र जोश में थे, उसमें अखिलेश जी मौजूद थे मंच पे। एक छात्र ने माइक से योगी जी के लिए कुछ खराब शब्द बोल दिए, तो अखिलेश जी ने खड़े होकर माइक पकड़ा और कहा कि देखिए सुनिए, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, मर्यादा रखिए, किसी विरोधी के लिए इस तरह के अपशब्द नहीं बोले जाने चाहिए। तो मर्यादा ये होती है, और वो हमें अक्सर ये दिशा निर्देश देते रहते हैं जब भी पैनलिस्ट की मीटिंग लेते हैं कि किसी नेता के प्रति खराब शब्दों का प्रयोग मत किएगा। सर, आपने एंकर की बात की और भाषा की बात की, इनमें से आधे से ज़्यादा एंकरों को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री एंकर को फॉलो करेगा तो वो तो अपनी जान उनके लिए बिछा देंगे, तो भाषा की क्या बात है? देखिए, दोनों 2, 3, 4 बात हैं। ये भाषा का प्रदूषण तो फैलाते ही फैलाते हैं, विचार का प्रदूषण भी फैलाते हैं, पत्रकारिता का प्रदूषण भी फैलाते हैं। विचार का प्रदूषण इसलिए फैलाते हैं कि अंधविश्वास की बातें करेंगे, पाखंड की बातें करेंगे, अतार्किक बातें करेंगे जो तर्कपूर्ण नहीं है, अवैज्ञानिक बातें करेंगे, और ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। तो वो भी एक चिंता की बात। अब जैसे अभी एक इनके नेता जो पूर्व में मंत्री रहे, अनुराग ठाकुर, वो नवोदय विद्यालय में गए थे और बच्चों से पूछ रहे थे कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, और फिर बच्चों को ज्ञान दे रहे थे कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे। तो ये वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की ये कमी है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की, कि इनके यहाँ इनका बौद्धिक स्तर बहुत लो होता है। और ये बात मैंने मुख्य चैनलों में कई बार डिबेट में बोली है, और एंकर मुझसे बड़े नाराज़ होते हैं इस बात पर जब मैं इसे बोल देता हूँ। मैंने कहा मैं इनसे ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं करता कि इनका ये छोटी छोटी किताबें पढ़ते हैं, ज़्यादा अध्ययन ये करते नहीं हैं। छोटी छोटी जो सस्ती किताबें बिकती हैं, सस्ता साहित्य जो होता है, और उसमें काल्पनिक बातें, झूठी बातें लिखी होती हैं, पौराणिक जो पुराणों टाइप की जो है, तो उन बातों पे विश्वास करते हैं और ये साहित्य को अक्सर इतिहास की तरह पढ़ते हैं। जबकि इन्हें पता होना चाहिए कि साहित्य साहित्य होता है, साहित्य में कल्पना भी होती है और अतिशयोक्ति भी होती है, साहित्य फैक्ट नहीं होता। या तो ये महाकाव्यों को इतिहास बताते हैं या महाकाव्यों को धर्म ग्रंथ बताते हैं, जबकि वो न तो इतिहास हैं। देखिए, रामायण और महाभारत विश्व के सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य,
सर्वोत्तम महाकाव्य है और लोकप्रियता के लिहाज से भी हमारी महाभारत नंबर 1 पे आती है। होमर का इलियड जो है दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है। जो यूनानी जो महाकाव्य है होमर कवि का इलियड, उससे ज़्यादा लोकप्रिय हमारी महाभारत और दूसरे नंबर पर रामायण आती है। कभी दूसरे पे रामायण आ जाती, कभी दूसरे पे इलियड आ जाता। तो ये अगर हमने इन्हें महाकाव्य समझ के ही पढ़ा होता तो हम इनसे कुछ हासिल करते। जब से हमने इन्हें धर्मग्रंथ कहना शुरू कर दिया, हमारी समझ में नहीं आ रहे वो। कविता की दृष्टि से आप पढ़ेंगे, और कविता साहित्य में आलोचना एक विधा होती है। आलोचना करना कोई खराब बात नहीं होता। ये आलोचना को पाप समझते हैं। हम अगर थोड़ा सा कह दें कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये बात गलत लिखी है, या महाभारत का हमें ये प्रसंग ठीक नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है, एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवाया गया, या राम ने शंभुक की गर्दन क्यों काटी, वो हम राम की आलोचना थोड़ी कर रहे हैं, हम वाल्मीकि की आलोचना कर रहे हैं। लिखा तो वाल्मीकि ने है नहीं। या तुलसी जो रामचरितमानस की किसी चौपाई पे हम आपत्ति कर रहे हैं तो हम तुलसी की आलोचना कर रहे हैं, ना कि राम की आलोचना कर रहे हैं। इन्हें इतनी समझ नहीं है कि उसे राम की आलोचना मानते हैं। आपने तो ये भी कह दिया कि मैं राम होता तो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। ये कविता मैंने आज थोड़ी, ये 10 साल पहले लिखी थी, और ये कई पत्रिकाओं में छप चुकी है और सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हुई है। बहुत वायरल है। तो मैं तो इन 4 प्रसंगों से, राम के इन 4 प्रसंग, देखिए एक तो मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने एक डिबेट में ये भी बोला, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तो राम की विरोधी है। तो मैंने कहा राम की विरोधी हम कैसे हो जाएंगे? राम के सच्चे अनुयायी हमें, राम को ठीक से समझते ही हमें। राम दुनिया के पहले समाजवादी थे। जो समाजवाद का जो विचार है, जो समाजवाद का मिशन है, वही तो राम ने किया। तुलसीदास ने भी जब राम राज्य का वर्णन किया है रामचरितमानस में, तो उन्होंने लिखा है कि बयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। विषमता खोई, यही तो समाजवाद है। गैर बराबरी दूर करना, खाई बीच की खाई को पाटना, ऊंच नीच को खत्म करना, यही तो समाजवाद है और यही रामराज है। तो राम ने क्या किया था? कोल, भील, वानर, जंगली जातियाँ, वनवासी जातियाँ, पिछड़े, दलित, सबको मिला के सेना बनाई, और जो उस समय का सबसे शक्तिशाली आदमी था रावण, उसको जाके पराजित किया। यही तो समाजवाद। अखिलेश यादव भी तो ये कर रहे हैं, पीडीए जो बना रहे हैं, ये पीडीए में सब वही तो कोल, भील, वानर हैं। यही तो उस समय की जंगली जातियां थी, यही तो आदिवासी थे, उन्हें तो लेकर अखिलेश यादव पीडीए बना रहे हैं। तो राम की जो वानर सेना थी वही अखिलेश यादव को पीडीए है, और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही राम के सच्चे अनुयायी हैं। ये तो बीजेपी वाले तो मुंह में राम बगल में छुरी वाले हैं। राम नाम जपना, पराया माल अपना। ये जो है, इन्होंने राम मंदिर के नाम पर घोटाले किए, राम मंदिर की ज़मीन में घोटाले किए, राम पथ बनाने में घोटाले किए, इन्होंने काशी में जो कॉरिडोर बनाया उसमें घोटाले किए। मैं काशी गया लोकसभा चुनाव के बीच में, मुझे एक चैनल लेकर गया वहाँ, मैं 5 दिन रहा काशी में, और मुझे मल्लाहों ने खुद बताया कि जी यहाँ कई सौ मल्लाहों की नावें चलती थी, आज वो सारे बेरोजगार हो गए हैं। अब 12 क्रूज चल रहे हैं, यहाँ नावें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि क्रूज चल रहे हैं तो लोग क्रूज पर बैठते हैं, और ये 12 के 12 क्रूज गुजरातियों के हैं, आरएसएस के लोगों के हैं। ये राम के और शिव के नाम पे ये कर रहे हैं, ये गरीब लोगों को उजाड़ के पूंजीपतियों की प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं। राम तो समाजवादी थे, राम तो धर्मनिरपेक्ष थे। राम राज का वर्णन करते हुए तुलसीदास ने दूसरी चौपाई लिखी है कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब लोग अब आपस में प्रेम करते हैं और धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। ये कहाँ होने दे रहे हैं ऐसा? ये तो कह रहे हैं हमारे धर्म को मानो। एक तरफ तो नमाज पढ़ते हुए आदमी को पुलिस का आदमी लात मारता है, दूसरी तरफ कांवड़ लाने वालों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसवाए जाते हैं। ये भेदभाव राम थोड़ी करते थे। जो ऐसा भेदभाव करते हों वो तो राम के अनुयायी हो ही नहीं सकते, वो राम के भक्त हो ही नहीं सकते। राम के सच्चे अनुयायी हम हैं। और जो जो 4 प्रसंग आपने बताए जिनसे आप सहमत नहीं हैं, हाँ, वो प्रसंग वाल्मीकि के हैं और राम के नहीं है। हाँ, वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण के मैं 4 प्रसंगों से सहमत नहीं हूँ। एक तो राम ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी। देखिए मैं एक बात और बता दूँ आपको। मुझे एक बार एक डिबेट में एक त्रिपाठी जी जो पत्रकार बन के बैठते हैं, वो सब कहीं से भी पत्रकार नहीं है,
उन्होंने ये चुनौती दी मुझे, और जब रामचरितमानस की चौपाइयों पर बहस चल रही थी, वो उन्होंने बोल दिया था मौर्य जी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो उन्होंने कहा कि एक दो चौपाई रट के आ जाते हैं, पूरी रामचरितमानस तो इन्होंने पढ़ी नहीं है। मैंने कहा सुनिए त्रिपाठी जी, ज्ञानवान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का कभी घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरे आदमी को अज्ञानी नहीं मानना चाहिए। मैंने कहा रामचरितमानस में 7 कांड हैं, या तो हर कांड से 10 चौपाई मैं अभी सुनाता हूँ, या 2-2 चौपाई आप सुना दो हर कांड से। तो चुप हो गए, उनका चेहरा उतर गया। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, तुलसी की रामायण पढ़ी है, मैंने पौमचर्यू पढ़ी है शंभू की, मेरे कोर्स में होती थी। एमए हिंदी किया मैंने, तो अपभ्रंश भाषा के साहित्य में वो पढ़ाई जाती थी। मैंने उनकी जो है भगवान सिंह की अपने अपने राम भी पढ़ी है। मैंने नरेंद्र कोहली की जो उसकी गद्य में रामायण है वो भी पढ़ी है। मैंने मैथिली सेनगुप्त की साकेत भी पढ़ी है। मैंने पेरियार की सच्ची रामायण भी पढ़ी है। तो मैंने रामायण का अध्ययन किया, और मैंने जो सबसे जो विश्वसनीय शोध माना जाता है राम कथा पे, फादर कामिल बुल्के का, वो भी मैंने पढ़ा है। तो किसी में ये प्रसंग है, किसी में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि रामायण की सच्ची घटनाएं हैं, ये महाकाव्य में पिरोई गई हैं घटनाएं। जो वो आती है दशरथ जातक, बौद्धों की रामायण, उसमें दशरथ को वाराणसी का राजा बताया गया और सीता को राम की बहन बताया गया। जो जैनियों की रामायण है, उसमें रावण की पुत्री बताया गया सीता को। प्रसंग अलग अलग है। वाल्मीकि रामायण के 4 प्रसंगों से मैं सहमत नहीं हूँ। एक तो लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना, एक छिपके बाली का वध करना राम के द्वारा। भाई आप वीर हैं तो सामने लड़िए, आप छिपके क्यों तीर मारा उसे। तीसरे सीता का गर्भवती अवस्था में गृह त्याग करा देना, घर से निकाल देना। और चौथे तपस्यारत शंभू की गर्दन काट देना। ये 4 प्रसंग मेरे गले नहीं उतरते। ये राम के मर्यादा पुरुषोत्तम वाले चरित्र को छोटा करते हैं। तो इन 4 पे मैंने वो। सर आप तो नास्तिक हैं, लोगों की आस्था है, आस्था पर आप सीधे चोट कर रहे हैं। आपको क्या मतलब कि आस्था हो रही है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी की आस्था पर कभी चोट नहीं करता, और मैं अभी दावे के साथ ये भी नहीं कह सकता कि मैं नास्तिक हूँ। मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं आस्तिक हूँ या नास्तिक हूँ। लेकिन मैं आस्था पे चोट नहीं करता, मैं मूर्खता पे चोट करता हूँ। आस्था में और मूर्खता में बहुत अंतर है। अंधविश्वास में और आस्था में बहुत अंतर है। आप ये आस्था करें। मैंने एक उदाहरण दिया था, अभी मेरा एक दूसरे यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू हुआ था। मैंने उन्हें बताया था कि मेरी पत्नी रोज़ाना पूजा करती है। आप जाकर अंदर कमरे में देख सकते हैं, शिव जी और शिव जी के सारे बच्चों की तस्वीरें वहाँ रखी हुई हैं, जिनकी वो रोज़ाना पूजा करती हैं। और जब तक हम गांव में रहे, अभी हम यहाँ सेक्टर में रह रहे हैं, गांव में रहे, तो मेरे पिताजी हर संडे को यज्ञ करते थे। वारी समाजी हैं। तो जिस दिन मैं दिखाई देगा चल भाई बैठ, तो मैं पूरी श्रद्धा के साथ बैठता था और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् उनके साथ बोलता था। क्योंकि मेरी आस्था उस यज्ञ में जरा भी नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी में मेरी आस्था है। मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो हम जिन लोगों के, जैसे हम जाते हैं मुस्लिमों के कार्यक्रम में भी जाते हैं, उनके यहाँ मजलिस चलती हैं, हम बैठ के सुनते हैं ध्यान से। हमारे सरदार कई मित्र हैं, यहीं गुरुद्वारा है बराबर में नॉलेज पार्क में, गुरुद्वारे में हम जाते हैं, वो कपड़ा दे देते हैं, कपड़ा सिर पर रख के हम बैठते हैं, मत्था भी टेकते हैं। हमें नवरात्रे में बहुत निमंत्रण आते हैं जी, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा है, वो है भंडारा है, उसमें जाते हैं। हमको दुर्गा के सामने भी हाथ जोड़ते हैं। हमें हर आदमी का सम्मान, और राजनीतिक आदमी को करना भी चाहिए। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर मूर्खतापूर्ण बात है मत करो। आप ये मानते हो भाई हम राम की पूजा करते हैं, आप करो। आप दुर्गा की पूजा करते हो, करो। आप ये मानते हो ईश्वर है, ईश्वर ने संसार को बनाया, दुनिया बनाई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ईश्वर के नाम पर नफरत फैलाओ, झगड़े करो। आप कुदाल लेके हर मस्जिद के सामने खड़े हो के यहाँ शिवजी निकलेंगे इस खोदो। तो इन ऐसी मूर्खताओं के हम विरोध करते हैं। लेकिन भाटी जी, आप बात कर रहे हैं, आप सियासी आदमी हैं, आपकी पार्टी राजनीतिक दल है, चुनावी अखाड़े में जाती है, चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है, हारती है। कभी समाजवादियों को डर नहीं लगता कि एक तरफ तो धर्म के नाम पर इस तरह से वोट मांगे जा रहे हैं
और आप इस तरीके से खुलेआम अपनी बातें कह रहे हैं कि मैं वाल्मीकि रामायण के इन प्रसंगों से सहमत नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ कि आस्तिक हूँ अभी सोच नहीं पा रहा हूँ। तो जिस तरीके का धर्म का इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है, तो उससे समाजवादी पार्टी चिंतित नहीं होती? नहीं, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही तो बताया कि वाल्मीकि रामायण कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। किस दृष्टिकोण से आप धर्म ग्रंथ कहेंगे? पर ये तो बहुत कम लोग ही समझ पाएंगे ना सर। हाँ, ये महाकाव्य हैं हाँ, और महाकाव्य की आलोचना करना हमारा अधिकार बनता है, नंबर एक बात। दूसरी बात, धर्म हमें गड्ढे की तरफ नहीं ले जाता, धर्म हमें ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है। धर्म हमें मनुष्य बनाता है, मनुष्यता सिखाता है। धर्म हमें प्रेम और सद्भाव सिखाता है, त्याग तपस्या सिखाता है। धर्म नफरत नहीं सिखाता। जो नफरत सिखाता हो वो धर्म नहीं है। धर्म बहुत अच्छी चीज़ है। हम धर्म विरोधी नहीं हैं, हम धर्म का पालन करने वाले हैं। और मैंने एक उसमें डिबेट में ये बात कही थी, सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ थे, जब ये धर्म की बात आई तो मैंने कहा था कि ये भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। ये छोटे हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये छोटे दिल के हिंदू हैं, हम बड़े दिल के हिंदू हैं। इनका हिंदुत्व मनु से शुरू होता है और सावरकर पर ख़त्म। हमारे हिंदुत्व में स्वामी दयानंद भी हैं, स्वामी विवेकानंद भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं, राजा राम मोहन राय भी हैं। हमारा हिंदुत्व विशाल हिंदुत्व है, ठीक है नहीं? स्वामी दयानंद ने कितनी आलोचना की है मूर्ति पूजा की और वर्ण व्यवस्था दूसरे चीज़ों की, तो वो क्या हिंदू नहीं थे? विवेकानंद ने कितना साफ साफ, विवेकानंद जी ने एक जगह लिखा है कि मैं गीता पढ़ने से ज़्यादा फुटबॉल खेलना ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे गीता पढ़ने में जो समय खराब करूँगा उससे फुटबॉल खेलना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो क्या वह हिंदू नहीं रहे? ये आज राजनीतिक लोग धर्म की आड़ लेके लोगों को कूपमंडूक बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लोगों को मूर्खता की ओर, आडंबर की ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि काम तो आप कुछ करते नहीं। बीजेपी ने कोई काम तो किया नहीं है जनहित के लिए। तो आप जितना लोगों को मूर्ख बनाओगे, धर्म के नाम पे अंधा बनाओगे, तभी तुम वोट ले सकते हो, वरना तुम्हें वोट नहीं देंगे। तो हम इस षड्यंत्र के खिलाफ, ना कि हम धर्म के खिलाफ। हम ना धर्म के खिलाफ हैं, ना राम के खिलाफ हैं, और ना हमारी पार्टी उसके खिलाफ है। लोहिया जी को पढ़ें आप। लोहिया जी ने तो धर्म पे और सब भारतीय संस्कृति पर जितना शानदार लिखा है, जितना वो बोलते थे, इनमें से तो कोई किसी को भी इतना ज्ञान नहीं है। सर, पर कहा तो ये जा रहा है, जो बात की जा रही है कि आप इसलिए सब कुछ करते हैं क्योंकि आपका वोट बैंक है, मुसलमान और दूसरे लोग ऐसी बातें सुन के खुश होते हैं और आपके वोट पक्के होते हैं। नहीं, हम मुसलमानों के आडंबर और अंधविश्वास और कट्टरता के एक समर्थक थोड़ी हैं, हम उसके भी विरोधी हैं। और कोई मुसलमान हिंदू धर्म की आलोचना सुनकर कोई मुसलमान खुश नहीं होता। कौन सा मुसलमान खुश होता है? और ये कट्टरवादी एक दूसरे की खुराक होते हैं। जो हिंदू कट्टरवादी हैं वो चाहते हैं मुसलमानों में ज़्यादा कट्टरवाद बढ़े, और मुस्लिम कट्टरवादी चाहते हैं हिंदुओं में कट्टरवाद बढ़े। दोनों कट्टरवादी आपस में हाथ मिलाए रहते हैं, ठीक है नहीं? ज़्यादा आलोचना हम हिंदू परंपराओं की या हिंदू अंधविश्वासों की इसलिए करते हैं कि हम खुद हिंदू हैं। हमें अगर पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए, पड़ोसी के घर में झाड़ू लगाएं और अपने घर में गंदगी है, तो फिर हमें कोई वो नहीं है, अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने किसी मुस्लिम कुप्रथा का या अंधविश्वास का कभी विरोध किया, मतलब कभी समर्थन किया हो, ऐसा तो नहीं है। हम तो नहीं करते। और मैं तो मुसलमानों के बीच में भी जाके बोल के आता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण दूँ छोटा सा। एक बार मैं दादरी में एक सभा मैं एक कार्यक्रम था उनका, और उसमें हम केवल 3 हिंदू थे। एक पत्रकार था मेरे साथ, एक मैं था, एक और मेरे साथ। टोटल मुसलमान थे उसमें, 1000-1200 लोग थे। वहाँ एक सज्जन ने खड़े होकर ये कह दिया कि यहाँ बहुत जाति होती है, बहुत ये होता है, यहाँ जो है बराबर में चिठेरा गांव है, चिठेरा के लड़के हमारी बेटियों को उठा ले जाते हैं, मुसलमानों की बेटियों। मैं खड़ा हो गया, मैंने उसके हाथ से माइक ले लिया। मैंने कहा ये जो तुम नफरत फैला रहे हो, मुझे नाम बताओ किसकी बेटी को उठा के ले गए थे, पहले मैं आगे चल के कार्रवाई कराऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो ये कह रहे हो, इस तरह ही तो नफरत फैलाते हैं लोग। हम बीजेपी आरएसएस के इसलिए विरोधी थोड़ी हैं कि हमें उनसे कोई नफरत है या हम हिंदुओं से नफरत रखते हैं। हम इसलिए उनके विरोधी हैं, वो इस तरह की अफवाह उड़ा के लोगों को भड़काते हैं मुसलमानों के खिलाफ। और आप यहाँ हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हो, तो हम आपके भी विरोधी हैं। हिम्मत चाहिए इस तरह की बात उन्हीं के कार्यक्रम में। बिल्कुल। और मैं कहते हुए डर रहा था, मैंने कि लोग नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन लोगों ने जब ताली बजाई मेरी बात पर,
मैंने जब माइक लेके ये कहा, मैंने कहा या तो मुझे उस आदमी का नाम बताओ, किसकी बेटी को उठा के ले गए थे, तुमसे पहले मैं कार्रवाई कराऊंगा, वरना तो ये कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लोगों को भड़काओ मत। ऐसे ही तो झगड़े शुरू होते हैं। तो मुसलमानों ने इतनी ताली बजाई उस बात पे, और बाद में मुझसे कई नौजवान लड़कों ने कहा कि उसका ठीक इलाज करा आपने, वो जो है वो लीडर बनना चाह रहा है मुसलमानों को, ऐसे ही भड़काता है। तो हम मैंने एक वो लिखी, एक मेरी गज़ल है एक, कि कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज़्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। और ये सच्चाई है, कट्टर दोनों तरफ हैं, खराब लोग दोनों तरफ हैं। और लोहिया जी ने एक लेख लिखा था, आपने जरूर पढ़ा होगा, कि अच्छे हिंदू और अच्छे मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है, खराब हिंदू और खराब मुसलमान की लड़ाई है, ठीक है नहीं। अगर हम अच्छे हिंदू बन जाएं और वो अच्छे मुसलमान बन जाए तो सारी लड़ाई, सारा झगड़ा खत्म। तो ये खराब हिंदू जो है इनकी पार्टी बीजेपी है, और जो खराब मुसलमान है वो भी उधर कट्टरवाद दिखाते हैं। तो वो मैंने लिखा था कि कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज़्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ। और हमने कितने नाम कितने रूप उसको दे दिए, एक ही अल्लाह या भगवान है दोनों तरफ। एक भाटी जी केंद्रीय मंत्री जी हैं गिरिराज जी, कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। आजकल वो सनातनी बता रहे हैं कि कौन सा मीट होता है, हलाल और झटके का फ़र्क बता रहे हैं। तो अगर कोई पीडीए समाज का या समाजवादी पार्टी का या राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता इस तरीके का कर देता, तो इन दोनों चीज़ों में इतना फ़र्क कैसे आ पाता है? नहीं, गिरिराज सिंह हुए, अनुराग ठाकुर हुए, प्रवेश वर्मा हुए, ऐसे 100 नेता बीजेपी में हैं कि जो जब मुंह खोलते हैं तो खराब ही बोलते हैं। कोई अच्छी बात है, वो भी है, वो क्या नाम है उसका, जिसने संसद के अंदर बोला था, विधूड़ी, वो भी ऐसा ही है। आजकल वो गाली पे बहुत वो दे रहे हैं, बड़े बाइट आ रही कि कैसे ऐसी भाषा अब नहीं बोलनी ये चाहिए। विक्रांत जी, ये हमारा दुर्भाग्य है, हमें इस बात पर बहुत चिंतित होना चाहिए कि दुनिया आज आर्टिफिशियल चांद बना रही है, मंगल पर कॉलोनी बनाने की योजना चल रही है, आर्टिफिशियल ब्लड बना लिया गया, आर्टिफिशियल हार्ट बना लिया गया, ठीक है नहीं। चंद्रमा और मंगल के लिए बस सेवा शुरू की जा रही है कि किराए की टैक्सियां चलेंगी, कोई भी आम आदमी जाके हुआ है। हम हलाल उस पर जो झटके और हलाल पर उलझे हुए हैं, हम जो है जगह जगह ज़मीन खोद के वहाँ पे जो हनुमान और शिव जी तलाश रहे हैं। आज 21वीं सदी में ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें हम कर रहे हैं, तो हम इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ख़ास तौर से नौजवान पीढ़ी को ये समझना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि तर्कपूर्ण बातें करो, वैज्ञानिक बातें करो, रचनात्मक बातें करो, सुधारात्मक बातें करो, जिनसे दुनिया आगे बढ़े। दुनिया में जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी सुख हम आज सुख देने वाले संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, इक्विपमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, जिनसे हमारी समस्याएं कम हुई हैं, जिनसे हमारे दुख दर्द कम हुए, वो सब हमें विज्ञान ने दिए हैं। किसी मौलाना ने, किसी महात्मा ने, किसी पुजारी ने, किसी महंत ने हमें नहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं दी है जिससे हमारे दुख दूर होते हों। ये माइक अगर है ये, और फिर ये एक चीज़ और बताइए, ये जितने आविष्कार हुए ये बाहर क्यों हुए? बिजली का आविष्कार, मोबाइल का आविष्कार, कैमरे का आविष्कार, गाड़ी का आविष्कार, हवाई जहाज़ का आविष्कार, या बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ बनी, चेचक की, पोलियो की दवाई खोजी गई, तो हम क्यों नहीं खोज पाए? क्योंकि हमें योजनाबद्ध तरीके से मूर्ख बना कर रखा जाता, हमारे दिमाग को खुलने नहीं दिया जाता, हमें सवाल करने से रोका जाता है कि सवाल मत करो। अगर न्यूटन के ऊपर आके सेब गिरा था, और अगर उसके मन में ये सवाल न उठता कि ये सेब नीचे ही क्यों आया, साइड में क्यों नहीं गया, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज न हुई होती। अगर जेम्स वाट ने भाप से उसका ढक्कन उठ रहा था केतली का, उसने सवाल न किया होता कि यार ये कैसे उठ रहा है, और भाप में तो ताकत होती है, तो भाप का इंजन न बना होता। तो सवाल करने से ही, जिज्ञासा ज्ञान की पहली सीढ़ी है, और सवाल ही हमें उत्तर की तरफ ले जाता है, प्रश्न ही उत्तर की तरफ ले जाता है। तो ये योजनाबद्ध तरीके, गिरिराज सिंह जैसे लोग इस देश का, एक देश की बीमारियाँ हैं,
अब इनका इलाज वैज्ञानिक सोच से ही हो सकता है। और इन्हें पता है अच्छी तरह, बीजेपी के आप टॉप 100 लीडर्स की लिस्ट बनाइए, सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, टॉप यूनिवर्सिटियों में, अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएंगे। जो अनुराग ठाकुर ये कह रहा था कि हनुमान जी पहले वो थे, और उसने ये भी कहा था कि हमें अंग्रेजों ने गलत ज्ञान दिया, उनका बच्चा भी विदेश में ही पढ़ रहा है। तो तुम तो उन्हीं अंग्रेजों के पास अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हो जिन्होंने जो हमें गलत ज्ञान दे रहे हैं और बाकी देश को कुमंडूक बना कर रखना चाह रहे हो। समस्या ये। भाटी जी, एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल की 2-3 महिला जो प्रवक्ता हैं उनको लेकर के बड़ा विवाद मचा कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और जो टीवी एंकर हैं उनको उन्होंने शिकायत की, फिर उनका आना बंद करवाया गया, फिर बाद में फिर दोबारा खुला। आप लंबे समय से टीवी में जाते रहे हैं, उन महिला प्रवक्ताओं का एक बड़ा जो बात निकल कर आई उनसे बात करने पर, उनका ये कहना है कि बीजेपी के प्रवक्ता तो करते ही हैं जातिवाद, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स हैं उनमें से भी लगभग समूची बिरादरी जो संख्या है वो पीडीए विरोधी है, वो दलित विरोधी है, वो आदिवासी विरोधी है। क्या आपको भी ये महसूस होता है? नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा महसूस होता है, और ये 100% ये बात सही है। देश में अब देखिए, आरक्षण की व्यवस्था होने से और जी इस तरह से थोड़े प्रशासन के क्षेत्र में, पुलिस में, प्रशासन में, राजनीति में, तो दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग आगे आ गए जी। लेकिन जहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई वहाँ अभी भी पूरी तरह वो आउट है। मीडिया और जुडिशरी, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं। हमारी तो मांग यही है, और जाति जनगणना अब होगी तो उसके बाद हमारी मांग यही होगी कि मीडिया में, जुडिशरी में, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि मीडिया में जो बड़े बड़े एंकर हैं और बड़े बड़े संपादक हैं, उनमें 1 या 2 आपको पीडीए का मिलेगा। 1 या 2 मिल गए तो बहुत ज़्यादा, नहीं तो वरना एक ही वर्ग के सब लोग हैं, और वो आपस में इस तरह उनकी सहमति रहती है कि वो बिना बोले भी सहमत रहते हैं। कई बार मुद्दों पर उलझ जाते हैं तो पार्टी से ऊपर उठ के, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के भी वो एक दूसरे का समर्थन करने लगते हैं। और जब हम किसी नंगे सच को कहते हैं तो उसे जातिवाद बताने लगते हैं। तो ये सच्चाई है। एक दिन एक डिबेट मेरी बहुत वायरल हुई थी। मोदी जी ने एक बयान दिया था कि पसमानदा मुसलमानों को के लिए कुछ होना चाहिए, उस पर डिबेट हो रही थी। एंकर थे झा साहब, 2 त्रिपाठी थे पैनल में, एक पांडे जी थे, एक तिवारी जी थे, और एक मैं और एक अंसारी, 2 ओबीसी थे। तो मैंने कहा भाई आप दलित आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं और इस पैनल में एक भी दलित नहीं है, और चर्चा करेंगे पांडे जी, तिवारी जी और झा साहब, और वो बताएंगे तो सही चर्चा कैसे हो सकती है। तो इस पर वो काफ़ी नाराज़ भी हुए थे कि जी आप जो, वो कहने लगे कि अखिलेश यादव मुसलमानों की आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। मैंने कहा मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप आवाज़ नहीं उठा सकते, या आप बेईमान आदमी, मैंने तो ये कहा ही नहीं है, या मुझे आपकी नीयत पर कोई संदेह है। मैं तो एक लॉजिकली बात कर रहा हूँ कि जिस समाज की चर्चा कर रहे हैं आप, उस समाज से कोई प्रतिनिधित्व होना चाहिए अपनी बात कहने के लिए, वे तो होने चाहिए। ये खेल मीडिया में अक्सर होता है। अब देखिए कि जब इन्हें लड़ाना होता है, सांप्रदायिकता फैलाना होती है, तब तो 2 मौलाना ले आएंगे गोल टोपी वाले और 2 तिलकधारी ले आएंगे मोटे मोटे बीज की माला पहन के, और वो ऐसे अपशब्द बोलते हैं दोनों तरफ के लोग। वो हिंदुओं को गाली देंगे, ये मुसलमानों को गाली देंगे, आम जनता में पूरी नफरत फैल जाती है। प्रोग्राम खत्म करके एंकर के साथ गले मिलते हुए बाहर जाएंगे। कभी कभी ये ऐसा भी करते हैं कि चर्चा हो रही है, जिस वर्ग पर चर्चा हो रही है उस वर्ग का कोई प्रतिनिधि नहीं रखेंगे। आरक्षण पर चर्चा हो रही है और 4-5 लोग गैर आरक्षित वर्ग के बैठाएंगे और वो फिर ज्ञान देंगे उसमें जो। तो ये तो होता है, ये चैनलों पे होता है, और ये लोग बहुत ज़्यादा जातिवादी हैं, और ये जातिवाद इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। और मैंने तो कई बार चुनौती दी है, खुल के मैं कहता हूँ, आपके इसमें शो में भी कह रहा हूँ, सबसे पहले हम जातिवाद ख़त्म करने को तैयार हैं। जो जातिवाद के पीड़ित हैं उन्हें जातिवाद ख़त्म करने में क्या दिक्कत है। आप जातियों को ख़त्म करनी करिए नहीं, जातियाँ तो बना कर रखना चाहते हैं, जातिवाद पर सवाल उठाते हैं। जातियों को बना के वो रखना चाहते हैं जो जातियों के लाभ उठा रहे हैं, जाति व्यवस्था को, या लाभ उठाया जिन्होंने हजारों साल तक।
एक दिन मैं डिबेट में था, तो तब 2019 के आसपास उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले। तो उसमें एक यादव मंत्री बनाए गए थे, एक जाटव बनाए गए थे, एक दो और 2-3 और एससी से ओबीसी से मंत्री बनाए गए थे। चर्चा होने लगी, एंकर भी शर्मा जी थे, एक शर्मा जी पत्रकार बैठे थे, वो जो समीक्षक। तो उन पत्रकार महोदय ने कहा कि इस बार ये अच्छी बात है कि योगी जी ने छोटी छोटी जातियों से भी मंत्री बनाए हैं। मैंने कहा यार पहली बात तो आप छोटी और बड़ी जाति क्या होता है, और मैंने कहा अगर आप इस पर जा ही रहे हो तो मैंने कहा सच बात तो ये है कि छोटी छोटी जातियों के तो पहले ही बहुत मंत्री थे, अब की बार बड़ी जातियों से भी बनाए हैं। तो वो दोनों चौके। मैंने कहा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जाति है जाटव, जो 11% है, और दूसरे नंबर की जाति है यादव, जो 9% है। मैंने कहा 2.5-1.5% की जो जाति है उनसे तो पहले ही ज्यादा मंत्री थे, अब की बार 9 और 11% की जाति से भी बनाए। इसीलिए शायद पीडीए से दिक्कत भी है। तो सर जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्यों फिर परेशानी है? ये हिंदू राष्ट्र केवल एक जुमला है, ये वो भी नहीं समझा सकते। मैंने बहुत बार पूछ लिया, फिर विषय बदल देते हैं। मैंने बहुत बार पूछ लिया, मैंने कहा मुझे हिंदू राष्ट्र का, मैंने सबसे समझदार और सबसे प्रबुद्ध और सबसे शिक्षित प्रवक्ता बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी, मैंने सुधांशु त्रिवेदी से 2-3 बार पूछा है चलते शो में ऑन एयर। मैंने कहा मुझे बता दो हिंदू राष्ट्र की आपकी परिभाषा क्या है, किस तरह का राष्ट्र बनाओगे आप हिंदू राष्ट्र? बता ही नहीं पाते, क्योंकि उनका कोई ऐसा विजन है ही नहीं, और हिंदू राष्ट्र का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर आप ये कहो कि हिंदू बहुल राष्ट्र, तो वो तो है ही। अगर हिंदू राष्ट्र से मतलब हिंदू बहुल राष्ट्र से, तो वो तो है ही। और अगर आप हिंदू व्यवस्था लागू करना चाहते हो तो फिर मनुस्मृति लानी पड़ेगी आपको। तो मनुस्मृति तो साफ कहती है कि शूद्र और स्त्री को तो न शिक्षा का अधिकार न धन का अधिकार, वो तो आपके बराबर में भी नहीं बैठ सकते। तो ऐसा राष्ट्र कौन स्वीकार करेगा? चलते चलते एक सवाल, क्योंकि आपने न्यायपालिका के आरक्षण की भी बात की, कल एक फैसला आया दिल्ली हाई कोर्ट का, उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 8-10 बच्चे पिछले 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में बंद हैं। उनकी कभी सुनवाई पर आती थी तो ले लिया जाता था तारीख। अब जो है उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है। किस तरह से इस फैसले को देखा जाए? ये न्याय व्यवस्था का मखौल है और न्यायपालिका के माथे पे कलंक है, और इसमें न्यायपालिका को खुद आत्मचिंतन करना चाहिए। और मैं तो ये भी अपील करूंगा, अगर मेरी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाए तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। भाई आप जब ट्रायल शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो जेल में क्यों रख रहे हैं किसी आदमी को? और वो स्टूडेंट है, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो, तो वो उन्हें बेल तो देनी चाहिए थी, पहले ही मिल जानी चाहिए थी। 5 साल से जेल के अंदर है। ये बहुत ही भेदभावपूर्ण है और बिल्कुल अन्याय है। ये न्याय के नाम पर अन्याय है और ये बिल्कुल बहुत ही चिंताजनक है। सर अब जाते जाते बस आप स्टूडियो में जाते हैं तो आपका एक तो प्रवक्ता पार्टी के होते हैं, एक एंकर होते हैं, तो दोनों को कैसे संभाला जाता है ये सब चीज़ों? ये जो नए प्रवक्ता आपकी जैसी पार्टियों से जाते हैं, उनको अगर कोई राय देना चाहें तो? नहीं, मैं राय तो ये देना चाहूँगा जो आपने कहा कि प्रवक्ताओं को राय कि ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करिए। बिल्कुल। राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता को कम से कम भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की पूरा अध्ययन होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का भी अध्ययन होना चाहिए, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का भी अध्ययन होना चाहिए, और भारतीय धर्मों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और लोगों के ज़मीनी जो दुख दर्द हैं, जो ज़मीनी समस्याएं हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मैं स्टूडियो में इतना नहीं रहता जितना फील्ड में रहता हूँ जी। अभी भी आपको 1 घंटे इंतजार करना पड़ा। मैं केवल क्षेत्र में किस लिए गया हुआ था कि 4 मौत हो गई हमारे क्षेत्र में। मैं 4 जगह होकर आया हूँ, और होके आने का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई राजनीतिक लाभ उठाने या अपनी पहचान के लिए। जब वो बैठते हैं तो वो 50 आदमी बैठे मिलते हैं, वो हर तरह की बातें बताते हैं, कहाँ क्या समस्या है, कहाँ क्या चल रहा है, किसके साथ क्या हुआ है। तो राजनीतिक आदमी को हमेशा समाज के बीच में रहना चाहिए, और पत्रकार को भी। और मैं एक बात और बहुत जोर दे कर कहता हूँ कि पत्रकार का और राजनीतिक कार्यकर्ता का एक ही कर्तव्य है, दोनों की ड्यूटी एक ही है, दोनों की जिम्मेदारी एक ही है।
दोनों को ही समाज को दिशा देनी चाहिए और दोनों ही समाज की समस्याएं उठाते हैं। तरीका उनका अलग अलग है। राजनीतिक कार्यकर्ता आंदोलन के माध्यम से, भाषण के माध्यम से उठाते हैं, पत्रकार अपने कलम और अपने माइक के माध्यम से उठाते हैं। तो दोनों ही समाज की समस्याएं उठाते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं। और हमारा स्वतंत्रता आंदोलन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सब पत्रकार थे। बिल्कुल सही। उनके सबके अपने अखबार थे या वो अखबारों में कॉलम लिखते थे। तो पत्रकारिता का और राजनीतिक काम कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों मिले जुले काम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा हमारे साथ राजकुमार भाटी जी थे और हमारे सहयोगी विक्रांत यादव। विक्रांत, तो बड़ी अच्छी चर्चा रही। देखिए चर्चा बढ़िया रही और यही एक फायदा मिलता है जब आप पढ़े लिखे प्रवक्ता से बात करें तो कुछ चीज़ आप भी सीख कर जाते हैं और पत्रकार के लिए भी अच्छा है। अगर वो किसी से मिल रहा है, कोई नई बात सीखने को मिल रही है तो उसे सीख करके अपने दिमाग में बैठा करके आगे चल देना चाहिए। जी हाँ, ज़रूरी है कि आप पढ़िए और पढ़कर सवाल पूछिए तो आपको जवाब भी अच्छा होगा। कहते हैं कि जवाब कब मिलेगा, जब सही सवाल पूछा जाए, और सही सवाल कब पूछेंगे, जब आप पढ़कर आए। तो ऐसे ही मुद्दों पे ऐसे ही लोगों से आपको मुलाकात रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका देश हैदराबाद। आपकी होगी मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।